नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री की चौथी क्लास है और गुप्त काल का दूसरा पार्ट है, जिसमें आज अपन गुप्तकालीन साहित्य विज्ञान इसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्तकालीन साहित्य के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि किस किस की रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्या क्या चीज समझनी है और किस तरीके से आगे बढ़ना है उसको लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए, क्योंकि आज की क्लास में मैटर वैसे भी बहुत सारा है और आपको काफी सारा याद करना होगा। इसमें साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल बहुत ही समृद्ध था। इसमें अब कई साहित्यकार ऐसे थे जिनका सिर्फ अभिलेख ही उल्लेख मिला, कईयों का ऐसा है जिनकी रचनाएं मिली है, ग्रंथ मिले हैं, तो अलग अलग तरीके के हैं। अब इसमें भी जो है बहुत सारे जो रचनाएं थी, जैसे महाभारत और रामायण का अंतिम संकलन है वो यहाँ हुआ, कई सारी स्मृतियों की रचना जो इस काल में की गई। इसके अलावा ऐसे प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है जो गुप्त काल की देन है, और ऐसे ऐसे रचनाकार साहित्यकार कवि जैसे कालिदास है, आपके भारवी है, और भी बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र के गणितज्ञ वरारमेर, आर्यभट्ट, भास्कर, मतलब बहुत गुप्तकालीन पूरी तरीके से समृद्ध है, इसीलिए तो इसको स्वर्ण युग कहा गया है। तो इसमें देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ना है, विधिवत रूप से चलते हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। तो गुप्तकालीन अधिकांश साहित्य, जो पहला ही प्रश्न बनता है वो यह है कि गुप्तकालीन अधिकांश साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया। इवन कि यहाँ के शासक यानी कि जो राजा थे वो भी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे एक तरीके से, तो बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। तो सबसे ज्यादा जो साहित्य इसमें रचना की गई साहित्य की, वो संस्कृत भाषा में की गई, ध्यान रखना। यह काल श्रेष्ठ कवियों का, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया है, बहुत सारे श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों का काल रहा है। बहुत सारे श्रेष्ठ कवि यहाँ पे हुए हैं, जिनको अपन एक एक करके उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ना है वो सब देखेंगे। देखो, रामायण महाभारत का अंतिम संकलन यहाँ हुआ। कई स्मृतियों जैसे कि नारायण, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियां हैं, उनकी भी रचना इस काल में देखी जाती है। गुप्तकालीन कवि जिनकी अभिलेखीय जानकारी मिलती है, केवल अभिलेखीय जानकारी मिलती है, उनमें से आपके आ जाएंगे हरिसेन, वीरसेन, वत्सपट्टी आदि है। जैसे कि ये हरिसेन है तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी था, वीरसेन है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का दरबारी था, और ये इनको पद भी मिले हुए थे, अभी बताता हूं मैं आपको। वत्सपट्टी है तो वत्सपट्टी भी आपके कुमारगुप्त का दरबारी था, तो अभी देखते हैं इसको भी अपन। हरिसेन ने क्या लिखी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, अब विजयों में भी उसने जो जो नीतियां अपनाई थी, प्रश्नबोधन की, कर ग्रहण, मोक्षानुग्रहण की, ये सारे जो है अलग अलग इसमें, हालांकि आपकी ये प्रशासन और इनकी पूरा गुप्त काल नहीं दे रखा, नहीं तो आपको पूरे कैसे उन्होंने आर्य राजाओं को जीता, कैसे, मतलब समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख बहुत बढ़िया मिलता है, और इसकी नीतियों को स्पेशली पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपके ये नहीं है, आपके तो है साहित्य, कला और विज्ञान, तो अपन इसी को देखेंगे। अब देखो, प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई है वो चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली किने कहवे? चंपू शैली बा कहवी जाए जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही चीजें शामिल हुए, यानी गद्य में भी है कुछ रचनाएं और कुछ रचनाएं पद्य में भी है, और ये एक बहुत बढ़िया ग्रंथ इनका है जो चंपू शैली में लिखा गया है। कभी भी पूछे तो ध्यान रखना, ये चंपू शैली के अंदर लिखा गया है, न गद्य में न पद्य में, दोनों का मिश्रित है, ठीक है। ये समुद्रगुप्त का संधि विग्रह था, संधि विग्रह भी था, कुमार मात्य भी था, दंड पार्श्विक भी था, दंड नायक था। तो ये मतलब ये क्या है? प्रशासन के पद है। संधि विग्रह का मतलब है कि आपके कह सकते हैं युद्ध के बाद का अधिकारी, यानी युद्ध और शांति का अधिकारी कह सकते हो। युद्ध के बाद जब संधियां करनी होती है, शांति के लिए जो संधियां होती है उसका अधिकारी, तो ये संधि विग्रह भी था। ऐसे कैसे वीरसेन था ना, ये भी संधि विग्रह भी था। ये विक्रमादित्य का सेनापति भी था। कैसे याद रखोगे? वीरसेन विक्रमादित्य के काल में था, यानी ये देखो यहां से, इसलिए मैं चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं लिखकर यहाँ पे वीरसेन लिखा है, तो वीरसेन से आपको याद रह जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति था, और इसने इस सेनापति भी था, संधि विग्रह भी था, ठीक है ना। और देखो इसकी अब संधि विग्रह, इसमें वैसे पृथ्वीसेन का भी उल्लेख मिलता है जो इसके बाद में आएगा। पृथ्वीसेन भी था, लेकिन ये भी संधि विग्रह रह चुका है, ठीक है ना। इसकी जानकारी किससे मिलती है? उदयगिरी गुहा लेख से मिलती है, उदयगिरी गुहा लेख से मिलती है वीरसेन की जानकारी। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद वाली, ठीक है ना। इसमें देखो
इसमें वीरसेन को, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसमें वीरसेन को शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि का मर्मज्ञ कवि और पाटलिपुत्र का रहने वाला बताया है। अब प्रश्न कैसे आया था कि हालांकि फर्स्ट ग्रेड में नहीं आया ये प्रश्न, लेकिन यहाँ ये प्रश्न बन चुका है, हो सकता है आगे फर्स्ट ग्रेड में आ जाए आपके, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखो प्रश्न ऐसे आएगा कि किसके बारे में उदयगिरी अभिलेख में कहा गया है कि शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि का मर्मज्ञ कवि था और पाटलिपुत्र का एज इट इज बनाते हैं एग्जामिनर। तो उसमें जब आ जाएगा आपके, तो आप क्या करेंगे, वीरसेन। ठीक है। अब देखो वत्सबट्टी कुमारगुप्त के समय था, कुमारगुप्त का दरबारी कवि था और इसने मंदस्वर प्रशस्ति लिखे और मंदस्वर प्रशस्ति से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, ये आ गए आपके जिनके अभिलेखीय उल्लेख मिले हैं। इसके बाद में अपन आ जाएंगे अब जिनकी रचनाएं मिली है, और जो रचनाएं पढ़नी है आपको वो सारी की सारी अपन देखेंगे इसमें। अब देखो इसमें गुप्त काल का यदि सर्वश्रेष्ठ कवि पूछा जाता है तो वो है आपके कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहते हैं, शेक्सपियर किसे कहते हैं, जो है आपके विजयदान देथा विजित नामु बिजाड़े। ठीक है ना, तो गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा गया है, कालिदास को कहा गया है। अब अपन अगली स्लाइड में कालिदास को ही पढ़ने वाले हैं, व्यवस्थित तरीके से इनकी रचनाएं भी बताऊंगा और इन्होंने किस किस तरीके से किस रचना में किसका उल्लेख किया है और कितने सर्गों में लिखी है वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कालिदास। तो इसको पढ़ते हैं उससे पहले आप इस स्लाइड के नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेके बना दीजिए, कैसे भी, लेकिन नोट्स बनाते रहना, क्योंकि खुद के द्वारा लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। मैंने तो लिखकर समझा दिया आपको, लेकिन आप खुद लिखेंगे उसे तो वो आपके लिए स्थायी भी हो जाएगा और हर परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास वैसे इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स साथ साथ बनाते रहना, इसके बनाओ नोट्स, फिर अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। साथियों, जब बात कालिदास की हो और गुप्त काल के साहित्यकारों की बात हो तो 50% वेटेज कालिदास अकेला ही ले जाता है। सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है तो इनकी रचनाएं भी श्रेष्ठ है और इनको पढ़ना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कालिदास को हम विस्तृत नहीं पढ़ेंगे तो समझ लो कि गुप्तकालीन साहित्य अपना अधूरा रह जाएगा। तो कोशिश मेरी यही है कि आपको कालिदास के बारे में जितनी जानकारी मतलब चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि अपन पूरा ही, क्योंकि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं इससे भी कई ज्यादा हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा विस्तृत पढ़ना है, क्यों, उनका सब्जेक्ट है। लेकिन अभी अपन जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर हिस्ट्री आती है 15 क्वेश्चन, उनके ऊपर चल रहे हैं और इसमें कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको बिल्कुल कमी महसूस ना हो और आपको याद हो जाए हाथों हाथ। सबसे पहले देखिए साथियों, कालिदास का जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी पत्नी विद्योत्मा थी और इनके जो उपनाम है अभी मैंने बताया आपको, राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें। ये गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ये आपको जानकारी बेसिक रखनी है। इसके बाद में जो जानकारी आती है वो ये है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो रचनाएं इनकी वैसे भी गुप्त काल की सबसे ज्यादा संस्कृत में है। तो कालिदास की जो रचनाओं की भाषा है वो संस्कृत है और शैली वैदर्भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न है, वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां से आती है, इन्होंने 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य, यानी कि 4 तो हो गए काव्य रचनाएं और 3 इन्होंने लिखे नाटक। ठीक है, और सभी डिटेल से बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी डिटेल सबके अंदर जहां से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि महाकाव्य लिखे 2। महाकाव्य होते क्या है, महाकाव्य में मतलब शॉर्ट में बताऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, ज्यादा कोई हिंदी साहित्य की क्लास के हिसाब से नहीं बताऊंगा। महाकाव्य वे होते हैं जिसके अंदर एक, मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर और उसके पूरी चीजों का उल्लेख किया जाए, जन्म से लेकर उसने मृत्यु तक जो चीजें की, या फिर पूरी पूरी वंशावली का उल्लेख किया जाए, वो हो जाएगा महाकाव्य, यानी पूरा जीवन वृत्तांत होगा उसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे जो अंदर है मतलब छंद मिलेंगे इनके अंदर, बहुत सारे मतलब काव्यों का कह सकते हैं कि काव्य का एक बहुत बड़ा रूप, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और खंड काव्य क्या है, खंड काव्य में मान लीजिए कि महाकाव्य जो है अपने राम जी के ऊपर पूरी कथा है, राम जी के जन्म से लेकर और मृत्यु तक की। इसमें से जो है मतलब रावण को मारने की कथा है, उसको अपन मान सकते हैं खंड काव्य, यानी कि पूरे जीवन वृत्तांत में से किसी एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख, उसका विस्तृत उल्लेख करना, वो आ जाएगा खंड काव्य के अंदर। समझ गए होंगे। नाटक क्या है, नाटक ऐसी रचना है
जिसे सुनने के साथ साथ देखने का भी, दृश्य का भी मतलब उसके अंदर ऐसा विवरण दिया गया हो जो सुनने के साथ साथ उसे नाटक का मंचन होता है, आपको पता हो तो यानी श्रव्य दृश्य कला है ये। तो ये आ जाएगी आपके नाटक के अंदर। तो ये तो चीज यहां से क्लियर हो गई कि महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है और नाटक क्या है। अब देखते हैं कि इसमें से इनको अपन को याद कौन कौन से रखने हैं। ठीक है, अब महाकाव्य के अंदर साथियों आपके आ जाएगा एक तो रघुवंशम और एक आ जाएगा कुमार संभव। ठीक है, अब देखना इसमें रघुवंशम और कुमार संभव, रघु आते ही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वाली है ना। तो रघुकुल, रघु से याद आते ही अपन को ध्यान आ जाता है रघु नाम आया, यानी कि राम जी के आसपास की कहीं ना कहीं रघुनंदन ऐसे मतलब अपन सोचते हैं ना, तो राम जी के आसपास की कहीं ना कहीं बात हो रही है और हकीकत यही बात है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, जो 2 दिन पहले मैंने YouTube के कम्युनिटी टैब में डाला भी था, वो ये था कि रघुवंशम के अंदर कितने सर्ग हैं। तो 19 सर्ग है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क लगा देना, जो भी आप साइन लगाते हो इंपॉर्टेंट का। जैसे मैं नोट्स बनाता हूं तो कोई भी इंपॉर्टेंट होता है तो ये मेरे 2 निशान होते हैं, वो इंपॉर्टेंट का साइन होता है। कोई स्टार लगाते हैं, ठीक है, कोई अलग करते हो, कोई इंपॉर्टेंट लिखते होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट का साइन जो भी हो आपका वो लगा देना। 19 सर्ग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या है, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का उल्लेख है। इक्ष्वाकु वंश कौन से थे, राम जी का जो वंश था वही इक्ष्वाकु वंश था। ठीक है, तो राम जी के पूर्वजों के लगभग 40 राजाओं का उल्लेख है इसके अंदर। ठीक है, इनका वर्णन किया गया है किसमें, रघुवंशम के अंदर। इतनी जानकारी आपके लिए यहाँ पे काफी है, जिस लेवल की आप क्लास पढ़ रहे हो उसके लिए ये काफी है। अब देखो कुमार संभव, कुमार संभव में क्या है, 17 सर्ग है। यहाँ पे देखो खंड मतलब महाकाव्यों की बात हो रही है, तो रघुवंशम के अंदर 19 है और कुमार संभव के अंदर 17 है, 2 का अंतर है, सिर्फ ये ध्यान रखना। और कुमार संभव में क्या है, इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है, कुमार कार्तिकेय की कथा है। ठीक है, कुमार कार्तिकेय के जन्म से लगाकर उनकी पूरी कथा है। और कुमार कार्तिकेय आप जानते होंगे कि मोर की सवारी आपने देखा होगा, मोर उनका वाहन है। तो मोर यानी कि प्रकृति का एक शानदार दृश्य, मोर जो नाचता हुआ मोर वगैरह शानदार दृश्य है, तो प्रकृति का बहुत बढ़िया उल्लेख इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है कि कुमार कार्तिकेय। ठीक है, कुमार संभव में क्या है, कुमार कार्तिकेय और प्रकृति का सुंदर वर्णन। ठीक है, इसी तरीके से अपने बुक में भी दिया है, कालिदास को विस्तृत तरीके से दिया है, ताकि विद्यार्थियों को मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट चाहिए उसको उस हिसाब से ही देने का प्रयास किया है। ठीक है ना। अब देखो खंड काव्य, खंड काव्य में आ गए, खंड काव्य में आ जाएगा मेघदूतम। मेघदूतम तो जैसा इसका नाम है वैसे ही ये 2 भागों में है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। ठीक है, 2 भागों में पूर्व मेघ, और इसके 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, इसमें क्या है, यक्ष और यक्षी के विरह की कथा है। ठीक है, वियोग की कथा है, विरह की कथा है, बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है। मेघदूतम 2 भागों में, उत्तर मेघ, पूर्व मेघ, यक्ष यक्षी के विरह की वियोग की कथा है। ऋतु संहार, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें 6 ऋतुओं का, 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। ये कालिदास का प्रथम खंड काव्य था, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कालिदास का प्रथम खंड काव्य कौन सा था, तो वो था आपके ऋतु संहार। और इसके अंदर 6 सर्ग और 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतु कहते हैं ना, उसका वर्णन इसके अंदर है। फिर आ जाते हैं अपन कालिदास के नाटक के ऊपर। कालिदास के नाटक में देखो 3 नाटक हैं इनके, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी बेस्ट कहते हैं ना, वो वाली रचना है, बेस्ट नाटक है। ठीक है, मालविका अग्निमित्र के अंदर क्या है, मालविका अग्निमित्र कालिदास का प्रथम नाटक है। प्रथम नाटक ये है इनका, प्रथम नाटक में खंड काव्य में ये है। ठीक है, और इसके अंदर क्या, शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका के प्रणय की कथा है। ठीक है, एक तो होता है विरह, एक होता है प्रणय, प्रणय यानी मिलन की कथा है, तो इसीलिए वेट्स लगाया। ठीक है ना, एक बार मैंने हिस्ट्री पढ़ाते हुए राजस्थान में कहीं वर्सेज लगा दिया था, यूं वर्सेज लगाए ना, सोरा क्या होगा, कैसा था तो वर्सेज लगा दियो, मियाँ बीवी बड़े थे वर्सेज लगा दियो, वर्सेज में तो झगड़ा हुआ, तो मन बता दो मियाँ बीवी में कि में झगड़ा कौन हुआ। अरे वेट्स कभी कभी वर्सेज में भी बदलता है, और वर्सेज में बदलने के बाद में फिर वापस वेट्स में भी बदल जाता है। ठीक है ना, और ये मियाँ बीवी में चलता रहता है ये खिटपट, ये एक मतलब एक अच्छी कह सकते हो, मैं तो अच्छा कह सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना लड़ाई के बाद में प्यार बढ़ता है, तो वो वाली बात है। तो ये वेट्स और वर्सेज जो है, अब मैं वेट्स लगाता हूँ, कहीं ऐसा होता है ध्यान, और वो लिखते समय ध्यान रखता हूँ कि छोरा ध्यान गणो रखे रहे, एक एक चीज को ध्यान रखो होता है।
ठीक है। विक्रमोर्वशी उर्वशी वेट्स पुरूरवा, यानी उर्वशी और पुरूरवा के मिलन की कथा है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है कि ये कालिदास का देखो सर्वश्रेष्ठ नाटक है, ठीक है ना। पहला ये था सर्वश्रेष्ठ नाटक और राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलन की कथा है। तो किसके अंदर क्या है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहला और श्रेष्ठ ध्यान रखना है, और सर्गों की संख्या जैसे कि इसके जो है ना, इसके 7 भाग है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 भागों में विभक्त है, ठीक है। विक्रमोर्वशी 5 भागों में विभक्त है। चलिए, मेरे को जितनी जितनी जानकारी याद आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। ये 5 भागों में, ये 7 भागों में, ठीक है। और ये सर्वश्रेष्ठ इस तरीके से आपको, यानी कि जहां पे भाग आपको मिल जाते हैं। आजकल जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है ना, उसमें ये काफी पूछा जाता है कि ये इसमें कितने भाग है, इसमें कितना है। ये चीजें जो है एग्जामिनर आजकल बहुत बढ़िया तरीके से पूछते हैं, और इस पर हम ध्यान नहीं देते। तब जाकर क्या है कि फिर हमें लगता है कि ये पढ़ लिया होता ठीक रहता। हालांकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी काफी जानते हैं, लेकिन बाकी अदर स्ट्रीम के जो है वो हिस्ट्री के भी जानते हैं, लेकिन अदर स्ट्रीम के वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। और ये कालिदास जो है ना, अकेला बता रहा हूं मैं, 50% वेटेज रखता है आपके गुप्तकालीन साहित्य के अंदर। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में भी शामिल था। अब नवरत्न तो अपन ने अभी तक अकबर के पढ़े हैं ना, लेकिन अकबर से पहले गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ नवरत्न थे। शपनक, शंकु, घटपर्कर, ये बेताल भट्ट, वररुचि, वराहमिहिर, कालिदास, ये सारे। और मैं ऐसा करूंगा कि आपको लिखवा दूंगा और इसकी ट्रिक लिखवा दूंगा कि कैसे काला धन वाली ट्रिक है, ठीक है ना। कालिदास, धनवंतरी, ऐसे काला धन वाली ट्रिक है। चलिए, मैं लिखवा दूंगा अभी, जैसे ही अपने ये थोड़ा सा इस क्लास का कवर होता है, तो ताकि आपके नवरत्न हमेशा याद रहेंगे इसके। और ये नवरत्न इसके पहले थे, और अकबर के जो नवरत्न थे वो बाद में थे, ये ध्यान रखना। और अपन इसी को बाद में याद रख करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना, प्राचीन इतिहास थोड़ा सा कम जानते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं लोग। अकबर, बाबर, हुमायूं खूब पढ़ा आपने, लेकिन ये जो इतिहास है ना, वो वास्तव में स्वर्ण युग था। तो इसे भी पढ़ें आप व्यवस्थित, इसे नोट्स बनाओ आप फटाफट। फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। ये स्लाइड साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ऐसे कैसे याद भी करनी है। हालांकि अब जोरा कहे कि गुरुजी तो हर स्लाइड में यूं कह के याद हर वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है, समुद्र मंथन के बाद में जो विष निकलता है वो समझ लो मैंने पी लिया, और अमृत जो निकला है वो आपको दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये अमृत है आपके पास में, जो आपको सीधा सीधा पीना है, ठीक है। मंथन करके निकाला हुआ सिर्फ वो क्या ना, मक्खन है ऊपर का, क्रीम क्या जगह, तो जीवनो था नहीं है। मैं दे सकूं खाली कि हाँ छोरा ए पढ़ लो रहे थे हम थे, पढ़ो नहीं पढ़ो, याद करो नहीं करो, वो थारे ऊपर है। मेरो काम है पढ़ानो और बतानो कि आई तरीको तैयारी वे, अब करनो नहीं करनो थारे ऊपर है। तो ये मतलब जो स्लाइड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी लगभग रचनाएं, इसमें साहित्य से संबंधित, गणित से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित सारी रचनाएं जो है वो एक साथ मैंने देने का प्रयास किया है आपको। और इसके अलावा जो तथ्य अलग से कुछ पढ़ने हैं अपन को, वो अगली स्लाइड में अपन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा के मैं इतना ही क्लास आपको शॉर्टकट में निपटा दूंगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए कभी भी मैं क्लास नहीं लेता। मैं लेता हूँ वही क्लासें और उसी ढंग से लेता हूँ जब मैं इसको करने में पूरी तरीके से सक्षम हूँ और मुझे ध्यान हो कि मैं पूरी तरीके से समर्पित होकर कंटेंट दे सकता हूँ, तभी वो चीज करता हूं, नहीं तो फिर हाथ में लेता ही नहीं हूं। तो अब देखो इसमें कैसे याद रखना है आपको, ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। मृच्छकटिकम जो है किसकी रचना है? शूद्रक की है। मृच्छकटिकम में चारुदत्त नाम के ब्राह्मण और वसंत सेना नाम की गणिका की कविता है, और ये जो है मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ ये होता है इसमें है। तो शूद्रक आपको ध्यान रखना है। न्यायावतार जो है सिद्धसेन की रचना है। किसकी है? सिद्धसेन, ठीक है। चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन, बस आपको भी ऐसे याद रखने हैं सारे। विशुद्धि मग जो है बुद्ध घोष की है। किसकी है? बुद्ध घोष, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बहुत ही नीति शास्त्र पे लिखी हुई, मतलब नैतिक कहानियां है ये, विष्णु शर्मा। 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है विश्व के अंदर, इतनी मतलब प्रसिद्ध है ये विष्णु शर्मा की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है। नीतिसार कामंदक की रचना है, ठीक है। कामसूत्र वात्स्यायन काम कला पर लिखी हुई पूरी की पूरी पुस्तक है ये। महायान सूत्रालंकार असंग की रचना है। किसकी है? असंग, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त
विशाख दत्त, और मुद्रा राक्षस ये भी विशाख दत्त। ठीक है, ये दोनों विशाख दत्त की है, अपने विशाख कर देना, विशाख लिख दिया। देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों की दोनों विशाख दत्त की रचनाएं हैं। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद करनी पड़ेगी, यदि सिलेक्ट होना है तो याद करनी पड़ेगी। रावण वध भट्टी की रचना है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ प्रशस्ति भी मैंने इसमें लिख दी है ताकि याद रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हरिसेन की, शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, फोक वॉ की चाइनीज, ठीक है ना, नाम ही दिया फोक वॉ की, नाम रख दियो, वो उसका क्या नाम था, हैंसान का युआन च्वांग। युआन च्वांग भारतीयों की जीव यानी बड़ा कौन थी, मतलब घूमती नहीं है, युआन च्वांग रखियो तो बदल 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 अभ्रंश हो तो हैंचांग वो नाम, और हैंचांग के नाम से जानते हैं। ये फायान की रचना है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीन से आया था, मतलब स्थल मार्ग से आकर जल मार्ग से जाने वाला चीनी यात्री यही था। ठीक है ना, तो फायान की रचना है, किसकी है, फायान, फायान की। हैंसांग की सीयू की है, और इत्सिंग भी है एक चीनी यात्री, बहुत अलग अलग है, अलग अलग समय अलग अलग जने आए, तो ये रचनाएं हैं। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की है, जैसा इसका नाम है उसी की है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आपको। लघु जातक, वृहद जातक और पंच सिद्धांतिका मोस्ट इंपोर्टेंट वराहमिहिर की है, वराहमिहिर। ठीक है, ये भी नवरत्नों में शामिल था। महाभास्कर्य और लघु भास्कर्य भास्कर प्रथम की, भास्कर प्रथम। सिद्धांत शिरोमणि भास्कर द्वितीय की, भास्कर द्वितीय की। खंडन खाद्य ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की है, किसकी है, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के जन्म स्थान को लेकर बहुत विवाद चलता है। अब इतिहास के संबंधित मैं आपको बताऊं, इतिहास में मतलब इतिहासकारों के अंदर ही मतभेद होता है, और इतिहासकारों की पुस्तकों से अपन पढ़ाते हैं। तो इतिहास जैसे कि ब्रह्मगुप्त के जन्म में कई जगह मिलता है भिंडमाल जालोर राजस्थान में जन्म हुआ, कई जगह मिलता है कि भिंडमाल मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ, कई जगह मिलता है भिंडमाल पंजाब के अंदर जन्म हुआ, यानी कि भिंडमाल ऐसे लिखा हुआ मिला है। तो भिंडमाल कई जगह उज्जैन बताते हैं। अब भास्कराचार्य ने यह बताया कि ब्रह्मगुप्त का जन्म भिंडमाल एक पंजाब के अंदर स्थान है वहां पे हुआ, और जालोर के अंदर भिंडमाल ये भी मानते हैं। तो इसमें कभी भी मतलब आपको पकड़ के नहीं बैठना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब कई जना क्या कि सर तीनों ही आएगा, तो तीनों आ गए तो आप खुद ही बताओ क्या होगा, या तो प्रश्न के ऊपर विवाद होगा या डिलीट होगा या जो भी। अब आयोग किसे मानता है, क्योंकि ये अलग अलग मैंने ऑथेंटिक पुस्तकों के अंदर उज्जैन भी पढ़ा, अलग अलग जगह भिंडमाल, ये जालोर भी पढ़ा और पंजाब भी पढ़ा, किसके अनुसार ये भी बता रहा हूं। तो कभी भी इतिहास के तथ्यों में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजें बताते हैं। कई जने कहते हैं ना सर हमने ये पढ़ा आपने ये बताया, तो आपने भी पढ़ा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत पढ़ा है, और ये भी नहीं है कि मैंने गलत पढ़ के आपको पढ़ा है। तो इतिहासकारों के अंदर ही मतभेद होते हैं, इसलिए ये तथ्यों में अपन को अलग अलग चीजें दिखने को मिलती है। और यहाँ सिर्फ अपने ही नहीं, यहाँ तक कि परीक्षा आयोग के आयोग भी कंफ्यूज होता है, इसमें सब कंफ्यूज यही रहते हैं। बस ये तो उम्मीद करो कि कोई कंफ्यूजन वाला सवाल ही ना आए परीक्षा में, तो बढ़िया है। निघंटू किसकी रचना है, धन्वंतरी की है, धन्वंतरी। ये भी विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, अश्वशास्त्र शालिहोत्र ऋषि की है, शालिहोत्र। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं ताकि आपको सही अगर नहीं दिख रही हो, देखो लिखावट क्या करा एडी है, ज्यादा बढ़िया है कौन, अगर ज्यादा बढ़िया होती तो क्या पता मैं कोई और होता इस समय। तो ये ऐसी है, ठीक है, जैसी है वैसी है, देखो जो याद है खुली किताब है। अश्वशास्त्र शालिहोत्र ऋषि की है। हस्त्यायुर्वेद ये जो है घोड़ों की चिकित्सा पर लिखी हुई है, और ये हाथियों की चिकित्सा पर। ठीक है, ये पालकाप्य की है, पालकाप्य की रचना है। लोह शास्त्र, लोह शास्त्र नागार्जुन की है, नागार्जुन। ठीक है, 10 कुमार चरित्र दंडीन की, 10 कुमार चरित्र दंडीन की। और हितोपदेश नारायण पंडित, नारायण पंडित। यूं थाने भी याद करनी है रे, ये याद होगी नहीं तो गुप्तकालीन साहित्य तो आदम मुंडे माते याद रही, कभी भी कोई भी पूछ लो। और ये यदि याद करने का तरीका मैं बताऊं, ये याद करने का तरीका है बस आपने जैसे लिखा है, एक हाथ इसको छुपा करके याद करो। दूसरा इसका तरीका मतलब स्थायी करने का ये है कि डिस्कशन करो, अपने जो भी तैयारी वाले हैं उनसे डिस्कस करो बार बार, ये किसकी रचना है बताओ, ये किसकी है, इसने ये कब इस लेखक ने कौन सी रचना लिखी, इसने कौन सी की, ऐसे याद करोगे ना तो बढ़िया से मतलब एकदम स्थायी हो जाएगी। कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक बार स्थायी हो गई उसके बाद देखने का काम नहीं है इसको। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी आगे आपकी चिकित्सा से संबंधित विधि है।
विज्ञान से संबंधित, साहित्य से संबंधित, इन्हें नोट करो। फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड के लिए, क्योंकि अगली स्लाइड भी तो इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, इसे नोट करो। एक और महत्वपूर्ण स्लाइड आपके सामने है, सारी की सारी अति महत्वपूर्ण ही होती है जब अपनी क्लास के अंदर, और एक एक लाइन, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अब देखो, प्रथम संपूर्ण नाटक जो माना गया है कि पहला संपूर्ण नाटक कौन सा था। वैसे नाटकों की रचना बहुत सारे अपने कालिदास की भी पढ़ी है और भी है, लेकिन भास ने भी भास की है, और भास के भी वैसे 13 नाटक है, ठीक है ना। तो भास द्वारा रचित जो स्वप्न वासव दत्ता है वो संपूर्ण नाटक माना गया है, पहला संपूर्ण नाटक, और भास के नाटकों की रचना भी इस काल में हुई है। देखो, गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक, ठीक है, एकमात्र दुखांत है, यानी बाकी कैसे है, बाकी सुखांत है, जिसका अंत सुखद हो, इसका अंत दुखद है। तो एकमात्र दुखांत नाटक कौन सा है, मृच्छकटिकम, यानी मृच्छकटिकम का अर्थ मैंने बता दिया है, मिट्टी की खिलौना गाड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये मृच्छकटिकम शूद्रक का। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो है नायिका विहीन नाटक है, इसमें कौटिल्य की रणनीतियां बताई गई है, तो नायिका विहीन नाटक है, इसका भी ध्यान रखना। विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है, तो नाम ही इसका पंच है, तो यानी 5 भागों में विभक्त है। स्वाभाविक बात है, यदि डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कितने भागों में, तो आप कई बार शब्द का विश्लेषण करके भी उत्तर तक पहुंच सकते हैं, तो 5 भागों में है, ठीक है। अब इसमें देखो, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षाकारित्व, ये इसके 5 भाग हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और 50 से अधिक भाषा में इसका अनुवाद किया जा चुका है। विष्णु शर्मा की ये रचना है। अमर सिंह का अमरकोश जो है वो संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है, ठीक है, ये संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है, और ये अमर सिंह भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल था, ठीक है। भट्टी का रावणवध जो है उसमें सर्गों की संख्या है साथियों आपके 22 सर्गों में लिखा गया है। रावणवध कितने सर्गों में, 22 सर्गों में। एक एक प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट सारे के सारे, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं अपन विज्ञान ज्योतिष की तरफ आते हैं। देखो, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, अपन को पता है कि पृथ्वी दूरी पर घूमती है, लेकिन इसको सबसे पहले सिद्ध किया, सबसे पहले बताया किसने, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण का वास्तविक कारण बताया, वो बताने वाला जो महान व्यक्ति था वो आर्यभट्ट था, ठीक है ना, इसलिए हम आर्यभट्ट को याद करते हैं। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो अपनी दूरी पर घूमती है, और चंद्रग्रहण का कारण बताया। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया। देखो, गणितज्ञ की पहचान है तो गणित आ गई, पाई अपन पढ़ते ना 22/7 वाली, वो है पाई का जो वास्तविक मान बताया है। और ये मान ऐसे का ऐसे पॉइंट दशमलव के बाद में 4 डिजिट तक पूछा गया है प्रश्न के अंदर, आपको ऐसे का ऐसे याद करना है कि 3.1416 बताया है, जो आज भी माना जाता है, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया 3.1416, ठीक है। बीज गणित के जनक कहा जाता है किसको, आर्यभट्ट को ही, और सूर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कहा जाता है आर्यभट्ट को। अब 0 और दशमलव देने वाला भी देश जो है वो भारत है। भारत से सीखा अरबों ने, और अरबों ने फिर पूरी दुनिया में सिखा दिया, ठीक है ना, इस तरीके से गया है। आर्यभट्टियम जो आर्यभट्ट की रचना है वो 4 भागों में विभक्त है, जिसमें से आपके आ जाती है इसमें 10 गीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद और गोला पाद। 10 गीतिका बताते हैं इनकी पुत्री का ही नाम था, तो ये 10 गीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद, गोला पाद, ये 4 भागों में आर्यभट्टियम विभाजित है। चंद्रमा पृथ्वी के और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सूर्य मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस बात को जो सबसे पहले बताया वो वराहमिहिर ने बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे तो है दूरी पर घूमती है, और यहाँ बताया है, देखो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अलग अलग चीज है। जो रीट की क्लासेस ली थी उस समय मैंने समझाया भी था, तो ये अब यहाँ पे बताया है वराहमिहिर ने। अब जैसा इसका भी नाम है पंच सिद्धांतिका, यहाँ पंच तंत्र पढ़ा था, 5 आए थे, यहाँ भी पंच सिद्धांतिका है, तो यानी 5 सिद्धांत है इसके अंदर, ठीक है। और 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, पितामह, वशिष्ठ, पॉलिस, रोमक, सूर्य, ये 5 सिद्धांतों का वर्णन पंच सिद्धांतिका के अंदर है, और ये चीज मैंने आपको यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से बता दी है। प्रश्न आ जाता है तो गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। अब देखो, गुप्तकालीन प्रकांड ज्योतिष जिसे सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है,
लाट, ठीक है। सर्व सिद्धांत गुरु जिसे कहा जाता है वो लाट है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए कहता हूं हर स्लाइड और हर मतलब स्किप किए बिना देखा करें, क्योंकि कहां पर क्या जानकारी मैं दूंगा, मेरे दिमाग में मस्तिष्क में क्या आता है वो खुद मुझे भी पता नहीं होता है। बस जिस समय जो चीज पढ़ा रहे होते हैं उसी से रिलेटेड जब दिमाग में आ जाती है तो वहां बता दी जाती है। अभी एक स्लाइड और, मैं खुद भी सोच रहा हूँ क्लास लंबी होती जा रही है, लेकिन एक स्लाइड और देता हूं ताकि आपके गुप्त काल ये जो है ये चैप्टर पूरा हो जाए और अगले शनि रवि को अपन नया चैप्टर पढ़ पाए। तो अब आपको एक स्लाइड और देता हूं, उससे पहले जल्दी फटाफट इसके नोट्स बनाओ, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। साथियों इस क्लास की और इस टॉपिक की ये अंतिम स्लाइड है और इसमें भी थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। फिर इसके बाद में फिर याद करना है वो आपको है, और अभ्यास जो है, अभ्यास प्रश्न जो आपने बुक ले ली होगी तो शायद उसके पीछे आप देख पाओगे अभ्यास प्रश्न दे रखे। इसके अलावा जो भी आपके पास में बुक है उससे भी आप अभ्यास जो है कर सकते हैं और करना चाहिए। जब टॉपिक पर जब तक अभ्यास ना किया जाए तब तक वो अधूरा रहता है। इसकी भी टेस्ट सीरीज बनाएंगे अपन, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो सेकंड ग्रेड की चल रही है वैसे ही इस पे भी बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप रिवीजन करते रहे, अभ्यास करते रहे, और इसे पढ़ने के बाद जैसे कि बुक से भी पढ़ना चाहिए एक बार, ताकि और डिटेल आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चल रहा हूँ पूरी तरीके से, हालांकि पूरे सब कुछ लेकर चल रहा हूँ, छोड़ रहा कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी जो है अब किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आप जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड देने के लिए एक अलग माइंडसेट होता है पूरा। तो वो सभी अपनी रणनीति जानते हैं, उन्हें ज्यादा बताने की आवश्यकता होती नहीं है। वैसे अब देखो इसमें क्या है, सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। वैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त ने दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखो। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इसकी इनकी रचना है। तो ब्रह्मस्फुट का जो है अरबी अनुवाद जो किया है वो अल फजारी ने किया है, सिंध हिंद नाम से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है। भास्कर द्वितीय का सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में, अभी अपन ने रचनाएं पढ़ी थी, वहां सीधा सीधा नाम पढ़ा था। पहला ही प्रश्न बनता है वो नाम से। इसके बाद में अंदर बढ़ेगा तो पूछ सकते हैं कि इसके कितने भाग है, तो इसके 4 भाग हैं, जिसमें आपके बीज गणित आ गई, लीलावती, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, लीलावती, ग्रह गणित और गोला, ये 4 भाग हैं सिद्धांत शिरोमणि के, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय, और एक अष्टांग संग्रह भी लिखा है, वो लिखा है वाघभट्ट ने, और ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें शायद इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने लिखवाया नहीं था उसके अंदर, तो ये ध्यान रख लेना। ये भी भारत का प्रथम शल्य चिकित्सक क्या होता है? जो ऑपरेशन करे, जी को ऑपरेशन करे, सर्जन कह सका है ना, तो सर्जन जी को वो शल्य चिकित्सक, पहला शल्य चिकित्सक माना गया है सुश्रुत को, और इनकी रचना थी सुश्रुत संहिता, ठीक है ना। इस सुश्रुत संहिता में इन्होंने शल्य चिकित्सा में काम में लिए जाने वाले उपकरणों का उल्लेख किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सोना चांदी तांबा यानी कि धातु, सोना चांदी तांबा क्या है? धातु। धातुओं के आधार पर रसायन के अंदर रसायन के प्रयोग द्वारा फिर चिकित्सा करना, ये सिद्धांत दिया, मतलब ये बताया है नागार्जुन ने। यानी धातु का रसायन सिद्धांत के द्वारा चिकित्सा, ऐसे कह सकते हो। अब धातु का रसायन सिद्धांत कैसे? क्यों, आपने च्यवनप्राश नहीं खाया क्या? जो सोना चांदी वाला बंद होगी क्या? अब ऐड कम आती है वो। आपके च्यवनप्राश में सोना चांदी है कि नहीं है? आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है? आपके टूथपेस्ट में कोयला है कि नहीं है? अरे भाई करण दे रहे दैनिक क्रियाओं डरा ने एडवर्टाइज वाला इतना डरा दे कि नमक है कौन है, हम टेंशन नहीं करे आदमी, यार मेरे टूथपेस्ट में तो नमक आयो ही कौन, के जना ऊपर बुरा कौन कर ले, नमक को करना जरूरी है कि नमक है कि नहीं। तो वो सोना चांदी वाला आता था, उसमें भी तो धातु आती थी ना। हाँ, तो ये सोना चांदी के आधार पर ये, और पारद यानी कि पारे से भस्म बनाना और पारे की खोज संबंधी, ये भी नागार्जुन का ही काम था। तो नागार्जुन के बारे में इतना आप ध्यान रखें। लौह शास्त्र मैंने आपको बता ही दिया है आगे वाली स्लाइड में। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न से संबंधित मैं आपको ट्रिक बता दूंगा लास्ट में। तो अब आ गए हैं अपन इसके अंदर नवरत्न। अकबर के तो आप सभी को वैसे पता होते हैं, ज्यादातर को पता होते हैं, लेकिन ये वाले पता नहीं होते, तो ये वाला अपन थोड़ा सा इस पर जानने की कोशिश करते हैं। देखो ट्रिक बड़ी रोचक है। काला धन घर से बराबर अक्ष पर लेकर ताल ठोके, ठीक है। वो कालो धन जिन पाड़े है ताल ठोक सके भाई, कह नहीं सका, ठीक है। राजनीतिक में मत ले जाए जो सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। काला धन बरा घर से बराबर
अक्ष पर लेकर ताल ठोके, याद हो जाए ना, काला धन घर से बराबर अक्ष पर लेकर ताल ठोके। ठीक है, अब देखो काला धन यानी कि यहां तो आ जाएगा आपके काली दास, ठीक है, यहां से आ जाएगा धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है, यहां से आ जाएगा घटपरकर, घटपरकर, यहां स से आ जाएगा शंकु, शंकु, ठीक है। अब देखो ये वरा और ये वर है, ब नहीं लिखा है मैंने, ध्यान देना, वरावर लिखा है, ठीक है ना, आपको भी वरावर ही ध्यान रखना है। तो ये वरा से तो लेना है वराह मिहिर, वराह मिहिर, और इस वर से लेना है वर रुचि, वर से क्या लेना है, वर रुचि। अब देखो ये अ है ना, इस अ से लेना है आपको अमर सिंह, अमसा, और इस क्ष से क्षत्रिय वाला जो है इससे लेना है आपको शपणक, क्षपणक, क्षपणक शंकु, ऐसे याद रह जाता। और ये ताल है ना, ये वेताल वाली ताल है, वेताल बट जादूगर था, ठीक है ना। और ये हो गए, गिनो देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या है, नवरत्न है, ठीक है, किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न। और बस ये याद हो गए, है ना। डायरेक्ट याद होते तो बढ़िया है, डायरेक्ट नहीं होते तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ये तरीका है एक जो आप अब कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही, काफी लंबी रही अपनी क्लास और इम्पोर्टेंट थी, पूरी पूरी नोट्स बना दे और पढ़ते रहे। अब मिलेंगे अपन फिर अगले शनि रवि, और कोशिश ये रहेगी, कोशिश रहेगी, देखो कब तक आता है कब तक नहीं, कोशिश ये रहेगी कि अब अगली क्लास आपको डिजिटल बोर्ड पर दी जाए और उसमें थोड़ा सा एफर्ट और डाला जाए ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाए। कोशिश मेरी तरफ से मैं पूरी करूंगा, देखते हैं परिस्थितियां कितना साथ देती है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।